हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सुनील कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए आइडियल फिल्टर थ्योरी का एक टॉपिक, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग की क्या प्रक्रिया होती है, ड्रिल मशीन, उसके प्रकार, उसका उपयोग और देखभाल। मतलब कि हम कौन सी ड्रिल मशीन होती हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उनकी कैसे देखभाल कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पास प्रमुख प्रकार की जो मशीनें हैं वो कौन सी हैं, उनके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती है सुग्रा है, बेंच ड्रिल मशीन। उसके बाद में है हमारे पास पिलर टाइप या खंबा ड्रिल मशीन। उसके बाद में है हमारी मशीन है कॉलम ड्रिल मशीन। उसके बाद में हम बात करेंगे तिरछा ड्रिल मशीन के बारे में, जिसको हम रेडियल ड्रिल मशीन भी कह सकते हैं। इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे सुग्रा बेंच ड्रिलिंग मशीन या सेंसेटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। सुग्रा ड्रिल मशीन और उसके पुर्जे हैं, उसका चित्र हम आपको नीचे अभी दिखाएंगे। उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे, डिटेल में एक एक पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। इस मशीन का इस्तेमाल हम हल्के कार्यों के लिए करते हैं। ये मशीन 12.5 mm मतलब 12.5 mm तक के व्यास के जो छिद्र होते हैं उनको बनाने में ही समर्थ होती है। इसमें हम ड्रिल को डायरेक्ट उसके स्पिंडल में भी स्लीव और सॉकेट का इस्तेमाल करके या टेपर शैंक जो ड्रिल होती है उनको स्पिंडल में भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेट शैंक ड्रिल होती है तो उनको फिट करने के लिए हम चक लगाते हैं। उनको फिट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? चक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सामान्य ड्रिलिंग के लिए कार्य सतह को क्षैतिज अवस्था में रखा जाता है। मतलब इसमें अपना जो कार्य है उसकी अवस्था है क्षैतिज अवस्था में इसको रखा जाता है। यदि किसी कोण पर ड्रिलिंग करना हो तो मेज को झुकाया जा सकता है। इसकी जो मेज है उसको झुकाया जा सकता है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे इसके प्रमुख पार्ट्स के बारे में। ड्रिल मशीन के प्रमुख पार्ट कौन से होते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके फीड हैंडल की। दोस्तों, ये जो चित्र में दिखाया गया है ये है फीड हैंडल। इसको हम दबा के, इसको घुमा के हम ड्रिल में क्या करते हैं? फीड देते हैं। उसके बाद में हमारे पास सामने एक दूसरा आ रहा है डेप्थ गेज एंड स्टॉप। दोस्तों, ये जो है डेप्थ गेज, इसका क्या इस्तेमाल होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे ये अपना डेप्थ गेज है, इसका चित्र में एक बार साइड में बना देता हूँ। इस पर ऐसे स्केल बनी होती है, इसमें 1 mm, आधा mm जो भी ये निशान बने होते हैं। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? जैसे हमें कोई ब्लाइंड होल करना हो, जो अपना वर्क पीस है। ब्लाइंड होल का मतलब समझते हैं हम कि जैसे कि एक अपना वर्क पीस होता है, मान लो ये हमारा कार्यखंड है, और इसमें हमें होल करना है और वो होल आर पार नहीं करना है, इसके आधी दूरी तक की, जैसे कि ये आधी दूरी तक ही होल करना है। और उसकी साइज़ हमें जैसे कि मान लो 5 mm, 10 mm, 12 mm जितना भी होल करना है। तो इसमें जो डेप्थ गेज होता है उसके ऊपर एक नट लगा होता है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। इस नट को हम क्या करते हैं, इसको 12 mm या 10 mm जितना भी हमें होल बनाना है उस पर ला के इसको नट को कस देते हैं। उसके बाद में अगर हम फीड देते हैं तो 12 mm तक की डेप्थ नीचे जाएगा। उसके बाद में हम फीड देंगे तो इसको नीचे जाने नहीं देगा, चक को नीचे नहीं जाने देगा। इसलिए हम इससे फिक्स साइज का होल बना सकते हैं। या ब्लाइंड होल की कोई ज़रूरी नहीं है, गहरा होल हो जो भी हो, मतलब इसका यही फ़ायदा है हमें कि इस पर एक स्केल बनी होती है, जितने गहराई तक का हमें होल करना हो वो हम पहले ही फिक्स कर देते हैं, उतना ही होल होता है। तो यह है अपना डेप्थ गेज है, उसका उपयोग। उसके बाद में आगे दोस्तों हम बात करेंगे इसके चक की। ये इसका क्या है, जो है चक दिखाया गया है, सॉरी, ये है जो है इसका चक। अब इसके बाद में हम बात करेंगे स्पिंडल अक्स, मतलब स्पिंडल का जो अक्स है उसका दिखाया गया चक है। इसको चक्की के द्वारा खोल के टाइट कर सकते हैं हम ड्रिल, अलग अलग व्यास के जो है उसका हम डिटेल से वर्णन करेंगे। आगे एक चक को इसमें दिखाएंगे कैसे खोलते बंद करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसका एक कॉलम है, इसके ऊपर मशीन की जो मोटर वगैरह, स्पिंडल, हैंडल सब फिट होते हैं। उसके बाद में ये बेल्ट का गार्ड है, इसके अंदर स्टेप पुली लगी होती है।
इसके ऊपर कवर करने के लिए इसका बेल्ट गार्ड लगाया गया। नीचे हम चित्र लेके आ रहे हैं इनके स्टेप पुली के द्वारा कैसे कैसे स्पीड को कम कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा इसी टॉपिक में करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों ये इसकी वर्किंग टेबल है। अब वर्किंग टेबल है तो वर्किंग टेबल में होता क्या है दोस्तों, इस पर हमारी जो बेंच वाइज है या हम डायरेक्ट अपना जो वर्क पीस होता है उसको भी हम क्लेम कर सकते हैं। इसमें ये टी बोल्ट लगने के लिए ये जगह बनी हुई है, टी बोल्ट लगने के लिए इसमें जगह बनी हुई है। इसमें हम अधिकतर तो इस पर अपनी जो मशीन वाइज है उसको रख के हम अपने वर्क पीस को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे इसके टेबल क्लैंपिंग लीवर की। मतलब जो ये टेबल है इसको हम ऊपर और नीचे ऐसे ऊपर नीचे इस पिलर पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको पिलर पे ऊपर या नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसको घुमा के लूज कर लेते हैं। अब लूज करने के बाद में हम इसको टेबल को ऊपर और नीचे मूवमेंट इसका करा सकते हैं। तो इसको टाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसका बेस है, इसको हम बेंच पे जहाँ फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद में इसमें बोल्ट वोल्ट लगा के इसको मशीन को फिक्स कर सकते हैं जिससे कि हिले कि नहीं। इसको कई बार टेबल पे भी फाउंडेशन बना के उस पर भी फिक्स कर दिया जाता है। ये इसकी ड्राइविंग मोटर जो हमारे चक को ड्राइव देती है। दोस्तों आगे हम इस टॉपिक में बात करेंगे पिलर टाइप ड्रिल मशीन की। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि स्पीड को हम कैसे स्पीड को कम कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन में स्पीड कम रहेगी, कौन सी पोजीशन में नॉर्मल स्पीड रहेगी और कौन सी में अधिकतम रहेगी। स्टेप पुली से हम बहुत ज़्यादा स्पीडों को चेंज नहीं कर सकते हैं। पुली में जितने स्टेप होते हैं उसके अनुसार हम उतने स्टेपों में हम कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे स्टेप पुली फॉर द चेंजिंग स्पीड, मतलब चेंजिंग स्पीड कैसे की जाती है। अब देखो ये एक साइड में हमारी मोटर लगी हुई है और दूसरी साइड में हमारा चक या ड्रिल दिखाया गया है जिससे कि ड्रिल में मूवमेंट होती है। तो दोस्तों ये जो मोटर लगी हुई है ये इस पुली को चलाएगी। अब पुली पे अगर हमारे को स्पीड स्लो करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारी जो मोटर वाली पुली का स्टेप छोटा होगा और ये बड़ी अगर पुली को घुमाएगी तो बीच में इसके स्टेप कट जाएंगे, इसलिए ये स्लो स्पीड में चलेगी। और दोस्तों अगर हमें इसको मीडियम स्पीड में चलाना तो इसका मीडियम वाला स्टेप होगा और इसका भी मीडियम वाला स्टेप होगा। उसके बाद में अगर हमें फास्ट चलानी है तो हमारी जो मोटर वाली पुली है उसका स्टेप तो होगा बड़ा और जो हमारी ड्रिल वाली होगी उसका स्टेप होगा छोटा, जिससे कि ये अधिकतम स्पीड में हम इसको चला सकते हैं। तो हमें जो 3 स्पीड मिल सकती है वो कौन सी होगी, हाई स्पीड, नॉर्मल स्पीड और स्लो स्पीड। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करेंगे खंबा मशीन, पिलर टाइप ड्रिल मशीन के बारे में। ये क्या होता है दोस्तों, सुग्रा बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है, उसका विस्तृत रूप वाली मशीन होती है। इस प्रकार की मशीन को हम क्या करते हैं, फर्श पर लगाते हैं, इसको बेंच पे नहीं रखते। इन्हें भारी कार्यों के लिए, हेवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कई साइज़ों में उपलब्ध होती हैं, अलग अलग साइज़ होती हैं इनकी, अलग अलग रेंज में ये उपलब्ध होती हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे बड़ी मशीन होती है तो उनकी जो वर्किंग टेबल होती है, जो कि चित्र में हम आपको पहले भी वर्किंग टेबल के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे कि ये इनकी वर्किंग टेबल होती है, इसको हम ऊपर या नीचे की साइड में हमें अगर मूवमेंट करना हो तो उसके लिए इसमें एक रेक और पिनियन लगा होता है। रेक और पिनियन गियर की यंत्रावली लगी होती है जिससे हम घुमा के इसको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी पार्ट वही है, मोटर की जगह मोटर लगी है, कॉलम की जगह कॉलम है, बेल्ट गार्ड है और उसके बाद में फीड हैंडल लगा हुआ है, चक है और वर्किंग टेबल है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ड्रिल की जो होल्डिंग डिवाइस होती हैं, जैसे हम बात करते हैं चक के बारे में, इन सब की जानकारी हासिल करेंगे। किसी पदार्थ पर छिद्रण करने के लिए मशीन में ड्रिल को सही ढंग से तथा दृढ़तापूर्वक लगाया जाता है। मतलब हम किसी भी पार्ट में अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग करने के लिए हम पहले अपनी जो ड्रिल है उसको मजबूती से लगानी पड़ती है। अगर वही ढीली डाली होगी तो हमारा कार्य में एक्यूरेसी नहीं आएगी और ड्रिल भी टूट सकता है, वर्क पीस भी खराब हो सकता है।
तो ड्रिल को पकड़ने के लिए हमें सामान्यतः कौन सी युक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रिल चक में पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट अगर हम स्पेंडल में लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लीव और सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे कि कौन सी ड्रिल को तो हम डायरेक्ट चक में लगाते हैं और कौन सी ड्रिल को हम स्लीव और सॉकेट में लगाते हैं। तो उसके लिए हम दोस्तों बात करेंगे कि अपने पास जो स्ट्रेट सिंक ड्रिल होती है, सीधे सिंक वाली जो ड्रिल होती है, उनको पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक का इस्तेमाल करते हैं और उनको निकालने के लिए पिनियन और की होती है, उसके द्वारा चक को खोला जा सकता है। उसका हम चित्र आपको दिखा रहे हैं। और बाकी की जो ड्रिल होती है उनको खोलने के लिए हम आर्बर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये चित्र हम आपको दिखा रहे हैं ड्रिल मशीन का। अब ड्रिल मशीन में दो तरीके होते हैं चॉप को क्लेम करने के लिए। एक तरीका तो है, एक साइड तो हो गई ये 1 नंबर साइड हो गई और ये 2 नंबर साइड हो गई। अब 1 नंबर साइड में क्या है, ये अपने स्पेंडल है, स्पेंडल में डायरेक्ट क्या है अपना आर्बर लग गया। इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है अपना आर्बर होता है। अब आर्बर से हम क्या करते हैं, आर्बर में हमारा ड्रिल चक है वो फिट हो जाता है और ये इसकी चक्की है, इससे हम घुमा के इसको टाइट और लूज कर सकते हैं। अब दूसरी साइड में क्या होता है, आर्बर की जगह क्या है, स्लीव और सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब स्लीव और सॉकेट का इस्तेमाल क्या करते हैं, एक तो ड्रिल के स्पेंडल से मतलब बड़ी ड्रिल हो एक छोटी ड्रिल हो, दोनों को क्लेम करने के लिए हम स्लीव और सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बड़ी ड्रिल हो तो उसके लिए सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, अगर छोटी हो तो उसके लिए हम स्लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी कंडीशनों में हम डायरेक्ट भी इसको बिना स्लीव और सॉकेट के भी, इसमें डायरेक्ट भी ये हमारा ड्रिल बिट है ये लग सकता है। बस इस पर कंडीशन क्या होती है कि मोस्ट टेपर वाली जो ड्रिल होती है वो स्लीव सॉकेट के द्वारा भी वही पकड़ी जा सकती हैं और वैसे भी वही पकड़ी जा सकती है। अब बात करेंगे इस ड्रिल बिट पे कौन सा टेपर होता है, मोस्ट टेपर होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म एमटी से दर्शाते हैं। एमटी बोलते हैं, एमटी का विस्तार क्या होता है, MT1 से MT7 और काफ़ी बार MT5 तक भी बताया जाए, जो कि ड्रिल के लिए MT5 तक होता है और लेथ पे टेपर कराते हैं उसके लिए क्या होता है MT7 तक होता है। इसके बाद में दोस्तों ये बताया गया है कि ड्रिल को निकालते समय लगाते समय डायरेक्ट फर्श पे नहीं गिराना चाहिए, नीचे लकड़ी का ब्लॉक लगा लेना चाहिए, हैमर से नहीं ठोकना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि देखो जो हमारा ऊपर की ओर जो चित्र था, ये स्पेंडल में अगर हमने ये ड्रिल लगा दी तो इसको वापस कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम आपको ये जो चित्र दिखा रहे हैं इसके द्वारा आप समझ पाएंगे। ये है हमारा, ये क्या है हमारा ड्रिफ्ट है और ये ड्रिफ्ट होता है, इसको वेज भी कहते हैं। और ये आगे से टेपर होता है, थोड़ा लगने के बाद इसको हैमर से ठोक दिया जाता है तो ड्रिल अपने आप बाहर निकल आती है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको कमेंट के द्वारा देंगे, या आप हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप उसमें हमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसके अंदर जो भी न्यू गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनका तुरंत अपडेट डाल देते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अलावा उसमें प्राइवेट जॉब का भी डाल देते हैं, क्वेश्चन आंसर भी हल होते हैं वहाँ, तो आप उस पर अपडेट रह सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हम जब ड्रिलिंग करते हैं तो हम ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर उसके बाद हम क्या है कि अपने वर्क पीस है उसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ क्लैंप की आवश्यकता होती है। तो उन क्लैंप के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम क्लैंप करने के लिए हम मशीन वाइज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम मशीन वाइज के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि चित्र आपको दिखाया गया है मशीन वाइज। अब मशीन वाइज में जॉब को अगर हम बांधते हैं तो उसको बांधने के लिए हमें अगर समांतर उठाना हो उसको, तो उसके लिए हम पैरेलल ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल ब्लॉक जोड़े में पाए जाते हैं। पैरेलल ब्लॉक पे अब अलग से एक टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। आप पैरेलल ब्लॉक के बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो हम एक बार आपको छोटा सा चित्र बना के बता देते हैं। जैसे कि हमारा ये हो वर्क पीस, ये अब इसको हमें ऊपर उठाना हो तो अगर हम ऐसे बिना साइज के कोई आप लेंगे
कोई कार्यखंड उससे उठाएंगे तो अपना जो तिरछा भी बन सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास एक ब्लॉक होते हैं, ऐसे आकृति के ब्लॉक होते हैं। पैरेलल ब्लॉक क्या होते हैं? इस प्रकार के एक ब्लॉक होते हैं जो कि दो दो जोड़े में पाए जाते हैं, दोनों की सेम साइज होती है। तो उसके अनुसार ये दोनों जो वर्क पीस के नीचे लगाते हैं, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं हमें, जिससे कि हमारा जॉब एकदम से स्टेट में हो। अधिकतर कार्य के लिए हम मशीन वाइज का बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है हमारी कि हम होल्डिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी है होल्डिंग डिवाइस वाइस, जो कि कौन सी है? मशीन वाइस। अब मशीन वाइस के बाद में हम क्लेम करके दिखा दिया गया। उसके बाद में नट बोल्ट के द्वारा भी क्लेम किया जाता है। उसमें टी स्लॉट बने होते हैं हमारे उसमें, जो कि ये चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। उसके बाद में हमें ये दिखा रहे हैं कि स्टेप ब्लॉक को कैसे लगाना चाहिए। ये स्टेप ब्लॉक को यूज़ करने का गलत तरीका है और ये स्टेप ब्लॉक को यूज़ करने का सही तरीका है। अब ये गलत तरीका है, तो ये गलत तरीका क्यों है? क्योंकि स्टेप ब्लॉक का स्टेप अपने जॉब की हाइट के अनुसार मैच नहीं कर रहा है, इसलिए गलत है। और ये इसमें दिखा रखा है करेक्ट मेथड है, इसमें दोनों की मैच कर रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे, हम कई प्रकार की क्लैंप यूज करते हैं। तो वो क्लैंप है जिनमें देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फिंगर क्लैंप की, डुबनिंग क्लैंप की, स्ट्रेट की, यू स्ट्रिप की, बैंड स्ट्रिप की, इन सब की हम ध्यान रखें। इस प्रकार से उनको यूज करते हैं दिखाए गए चित्र के अनुसार। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे जिनके लिए कटिंग स्पीड एवं आरपीएम की। आरपीएम क्या है, कटिंग स्पीड क्या है, तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे। कटिंग स्पीड वह स्पीड होती है, मतलब जब हम काटते हैं तो जो काटने की गति होती है उसको हम क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड कहते हैं। और आरपीएम क्या होता है? राउंड पर मिनट, मतलब अपना जो काटने वाला जो भी टूल ड्रिल है, ड्रिल के राउंड प्रति मिनट में कितने हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कितने तो हैं और कितने होने चाहिए, कौन सी धातु के लिए, कौन से मटेरियल के लिए कितने होने चाहिए, इन सभी के बारे में इस टॉपिक में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि अगर हमें अच्छे से कार्य करना हो, हमारे कार्य को एक्यूरेसी के साथ करना हो, तो उसके लिए हमें क्या है? सही कर्तन गति, मतलब कटिंग स्पीड और फीड का चयन करना पड़ेगा। मतलब अच्छी कटिंग स्पीड और फीड होगी तो ही हमारा कार्य अच्छा होगा। अब बात करेंगे कर्तन गति कहते किसे? कर्तन गति वह गति होती है जिस पर कर्तन कोर कर्तन के समय पदार्थ में आगे बढ़ता है। मतलब जैसे कि हमारा ये हो वर्क पीस, जैसे कि है हमारा ये वर्क पीस है। अब इसमें हम ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ से हमारी ड्रिल स्टार्ट हो रही है। तो ड्रिल करते करते अब कटिंग करते समय जैसे जैसे ये इसमें हमारे जॉब में प्रवेश करता है, तो जो प्रवेश करने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, किस गति से, जैसे कि 1 मिनट में ये 20 mm प्रवेश कर गया, इसको हम क्या कहते हैं? कर्तन गति कहते हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। कर्तन गति वह गति होती है जिस पर कर्तन कोर के समय पदार्थ आगे बढ़ता है। कर्तन गति वह गति होती है जिसमें कर्तन के समय, मतलब कटिंग करते समय अपना जो कर्तन कोर होता है, जो ड्रिल का कोर होता है, वो पदार्थ में जितना आगे बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्तन गति कहते हैं। इसको क्या करते हैं? मीटर प्रति मिनट द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब कर्तन गति है वो मीटर प्रति मिनट द्वारा इसलिए व्यक्त किया जाता है कि 1 मिनट में कितना मीटर प्रवेश किया। कर्तन गति को कभी कभी सतह गति अथवा परिधीय गति भी कहा जाता है। अब कर्तन गति को सतह गति या परिधीय गति भी कहा जाता है। उसके बाद में कि हमारी जो अच्छी कर्तन गति है, कटिंग स्पीड है, वो किस पे निर्भर करती है? वो किस पे करती है? एक तो जो धातु है जिसका हमें छिद्र करना है, जिसमें ड्रिलिंग करनी है, उसकी धातु पे निर्भर करती है।
और बाकी दोस्तों जो औजार का निर्माण करता है वो अलग अलग धातु के लिए कटिंग स्पीड की तालिका देते हैं। उसके अलावा हम इसी टॉपिक में आगे कैसे कटिंग स्पीड ज्ञात करते हैं उसको निकालने का तरीके की भी बात करेंगे। इस तालिका में विभिन्न वस्तुओं के लिए संतुलित कर्तन गति दी रहती है, इसी के आधार पर आरपीएम की गणना की जाती है। मतलब हम बात करेंगे कि आरपीएम की गणना कैसे की जाती है। तो आरपीएम की गणना करने के लिए हमें क्या चाहिए, कटिंग स्पीड चाहिए। इसके आगे फॉर्मूले की भी हम बात करेंगे। तो जो हम बात कर रहे थे इतनी देर कि हमारे पास जो काटने की जो टेबल दी होती है वो क्या है, ये टेबल दे रखी है। इसमें हम बात करेंगे कि एल्यूमिनियम होता है उसके लिए कितनी की 70 से 100 डिग्री होती है, पित्तल के लिए 35 से 50 होती है, ब्रॉन्ज के लिए 20 से 35 होती है, दलवा लोहा होता है उसके लिए 25 से 40 होती है, तांबा के लिए 35 से 45 होती है। इस्पात है जैसे कि मध्यम कार्बन इस्पात, मृदु इस्पात, इनके लिए हमारी जो कटिंग स्पीड होनी चाहिए 20 से 30 मीटर होनी चाहिए। तो इन सब की दे दी। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आरपीएम की हम गणना कैसे कर सकते हैं। तो आरपीएम की गणना करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, वी बराबर क्या है, वी बराबर पाई डी एन बटे जार। दोस्तों हमारे पास है जो सूत्र है वो आपको मैं बता रहा हूँ, उसका विस्तृत जानकारी अभी कुछ ही पलों में दूंगा। फिर है एन का है वी बराबर वी इंटू 1000 बटे पाई इंटू 2 आरपीएम ज्ञात करने के लिए जो भी हमारे पास प्राप्त होंगे वो आरपीएम होंगे। अब ये वी क्या है, एन क्या है, डी क्या है, इन सभी के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। एन बराबर अपना क्या है, एन बराबर है अपना आरपीएम, वी बराबर है अपनी कर्तन गति, वी बराबर हम कभी कभी इसको CS भी बोल देते हैं, कटिंग स्पीड भी बोल देते हैं, डी का है डायमीटर और पाई बराबर है 3.14। इसको दोस्तों हम कहते हैं 22/7 भी। अभी आपको पता होगा कि इसको 22/7 क्यों कहते हैं। इसको 22/7 इसलिए कहते हैं कि ये जो अपना सर्किल होता है, सर्किल का अगर जो व्यास जितनी दूरी है हमारी, और इस सर्किल को अगर हम 22 बराबर ऐसे भागों में बांट लेते हैं, उसके बाद में जो इसकी व्यास की जो दूरी होती है उसको यहाँ से पकड़ के हम इस तरह अगर लेके आएंगे तो ये 7वें भाग के बराबर होता है, इसलिए इसको 22/7 बोला जाता है। अब दोस्तों इसमें हम मान रख के अगर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये दे रखा है कि 5 mm उच्च गति इस्पात की ड्रिल द्वारा मृदु इस्पात में छिद्रण के लिए आरपीएम की गणना करनी है। तो आरपीएम की गणना कैसे कर सकते हैं हम, जो ये फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करके इसका आंसर। अब दोस्तों हम बात करेंगे फीड की। एक पूर्ण चक्कर में ड्रिल द्वारा कार्य में बढ़ी हुई दूरी को क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। फीड किसको कहते हैं कि एक चक्कर में जितनी दूरी में आगे अगर जॉब में प्रवेश कर जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। जो अक्ष द्वारा इसमें दर्शाया गया है, ये जो अक्ष दूरी है ये क्या है, एक चक्कर में बढ़ी हुई दूरी है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, फीड। जब ड्रिल घूमते हैं तो फीड को हम मिलीमीटर के 100वें हिस्से द्वारा प्रकट करते हैं। 100वें हिस्से के द्वारा प्रकट इसलिए कैसे करते हैं, जैसे कि 0.040 mm। अब हम बात करेंगे आगे दोस्तों फीड पर, कि फीड की दर है वो किस पे निर्भर करती है। जो हमारे फीड है उसकी दर किस पे निर्भर करती है, हमें कितनी फीड देनी है, क्या देना है, ये किस पे निर्भर करता है। एक तो ये करता है दोस्तों वांछित परिष्करण पर, मतलब हमें किस प्रकार का परिष्करण चाहिए, किस प्रकार की सफाई चाहिए जो भी। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ड्रिल की किस्म की, मतलब हमारी ड्रिल है वो कौन सी क्वालिटी की बनी है। अगर हमारी ड्रिल अगर लो क्वालिटी की है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा फीड नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय हमारी ड्रिल टूट सकती है। और दूसरी फिर उसके बाद में हम बात करेंगे छिद्रण किए जाने वाले पदार्थ की, मतलब फीड का चयन करते समय हम इन 3 चीज़ों का प्रमुख ध्यान देते हैं कि वांछित परिष्करण हमें कैसा चाहिए, ड्रिल किस किस्म की है, और छिद्रण किए जाने वाला पदार्थ। उसके बाद में हम निश्चित करते हैं कि जैसे कि मशीन की क्या दृढ़ता है, जो हमने पकड़ रखा है उसकी क्या विधि है, ये मानक क्या, फिर उसके अनुसार हम फीड का चयन करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि दोस्तों
अधिक मोटा फीड देने से कर्तन को क्षतिग्रस्त हो सकता है अथवा ड्रिल टूट भी सकता है। मतलब हमें अगर अच्छा कार्य चाहिए तो नहीं तो हमें ज़्यादा फीड देनी है और नहीं हमें कम फीड देनी है। अगर हम क्या करते हैं, अगर बहुत मोटा फीड देते हैं तो उसमें क्या होता है, कर्तन को क्षतिग्रस्त हो सकता है अथवा ड्रिल टूट सकती है। इसलिए हमें नॉर्मल फीड का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों हम फीड की जो एक टेबल दे रखी है उस टेबल पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1 mm की ड्रिल से लेकर अगर 2.5 mm की हमारे पास ड्रिल होती है तो उसके लिए हम फीड क्या रखते हैं, 0.040 से लेके 0.0060 तक हम फीड रखते हैं। उसके बाद में हम 4.6 की अगर हमारे पास ड्रिल हो तो उसके लिए हम 0.75 की फीड रखते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हम ड्रिलिंग करते समय एक नोट स्पेशल बात है उसको ध्यान रखेंगे। ड्रिलिंग करते समय अभिष्टतम दर के लिए आवश्यक है, मतलब हमारी अच्छी कटिंग करने के लिए, अच्छी फीड दर रखने के लिए हमें है कि हमारी जो कटिंग टूल होता है उसकी कोर को हमें तेज़ रखना चाहिए, उसके दार को तेज़ रखना चाहिए और कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी फीड अच्छी हो सकती है, हमारा कार्य भी अच्छा होगा, एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करेंगे तिरछा ड्रिल मशीन या रेडियल ड्रिल मशीन की। अब रेडियल ड्रिल मशीन की क्या विशेषता होती है, ये बड़े व्यास वाले छिद्रों की ड्रिलिंग करने के लिए काम में लेते हैं। एक ही सेटिंग द्वारा कई छिद्र बनाए जाते हैं। भारी या बड़े जॉब में कार्य करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आगे इसका चित्र देख सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, ये इसका पिलर बना हुआ है, स्पेंडल है, इसका बेस है, इसमें वर्किंग टेबल असेंबली होती है। दोस्तों ये है हमारी रेडियल ड्रिल मशीन। अब दोस्तों इसकी बात करेंगे कि तिरछी ड्रिल मशीन एक तिरछी भुजा, इसमें एक क्या होता है, एक रेडियल आर्म होती है जिस पर स्पिंडल लगा होता है। स्पिंडल को तिरछी भुजा में सरकाकर कहीं भी स्थिर किया जा सकता है। मतलब इसका जो स्पिंडल है उसको हम, इसका जो ये स्पिंडल है इसको हम कहीं भी घुमा सकते हैं, किसी भी कोण पे हम इधर उधर घुमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इस प्रकार के ड्रिल स्पिंडल से पूरी मेज के कार्य पर काम किया जा सकता है। मतलब पूरी मेज पे जो इसकी वर्किंग टेबल होती है उस पर काम किया जा सकता है। भुजा को ऊपर व नीचे भी किया जा सकता है। स्पिंडल के ऊपर जो मोटर लगी होती है वो घूमती है, सब नॉर्मल बात है बाकी की तरह। इसमें मल्टी गियर लगे होते हैं जो अलग अलग आरपीएम पे हम दे सकते हैं। स्टेप पुली वाली जो ड्रिल मशीन होती है उसमें हम 2-3 ही आरपीएम पर मतलब सेट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा आरपीएम इसकी सेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम मल्टी आरपीएम सेट कर सकते हैं। इसमें स्पिंडल को एंटी क्लॉकवाइज या विपरीत घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमाया जा सकता है। इसमें कोणीय ड्रिल या रेडियल ड्रिलिंग भी की जा सकती है और इस पर कूलेंट की टंकी भी लगी होती है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कंपन से बचने के लिए सुनिश्चित कीजिए कि स्पिंडल शीर्ष भुजा एवं समुचित ढंग से कसी हो। मतलब हमें अगर कंपन से बचना हो तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसके स्पिंडल वगैरह जो मोटर वगैरह वो अच्छे से कसी हो। और दूसरी बात यह है कि अपना जो कार्यखंड है उसको हम अच्छे से पकड़े हैं मजबूती से। इसका इस्तेमाल नहीं करते उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देना चाहिए। ड्रिल चक अथवा सॉकेट को निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। स्पिंडल बॉक्स साइज प्राप्त करने के लिए न्यूनतम संख्या सॉकेट एवं खोल का इस्तेमाल करना चाहिए। स्लीव और सॉकेट की हम बात कर चुके हैं जो टेपर शेंक ड्रिल को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मशीन को साफ करके रख देना चाहिए, इसके छिलन विलन हैं उनको हटा देना चाहिए। छिलन को साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास गैंग ड्रिल मशीन आ रही है दोस्तों। गैंग ड्रिल मशीन का इस्तेमाल क्या होता है कि हमें मास प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल करते हैं। इसमें गैंग में काफ़ी सारी मशीनें लगी होती हैं। इसके बाद में मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन है। मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन में क्या होता है, इसमें कई प्रकार के स्पिंडल लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल भी हम मास प्रोडक्शन में करते हैं।
ये मल्टी स्पेल ड्रिल मशीन है। इसका इस्तेमाल हम उन कंडीशनों में कर सकते हैं जैसे कि एक ही जॉब में एक साथ टिपिंग, रिमिंग, ड्रिलिंग या स्पेशल मशीन होती है ये, जो भी हमें ऑपरेशन करने हैं एक जॉब में 5 से 6 प्रकार के अलग अलग ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ये इससे पहले वाली जो हमारी मशीन थी गैंग ड्रिल मशीन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास मास प्रोडक्शन में ऐसे काम कर सकते हैं कि जैसे कि एक मशीन से हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, दूसरी मशीन से हम रिमिंग कर सकते हैं, तीसरी से टेपिंग कर सकते हैं। ये सारे काम एक साथ ही हो जाते हैं, मशीन को बार बार खोलना बंद करना नहीं पड़ता कि एक बार टेप मशीन पे कसेंगे, एक बार ड्रिल मशीन पे कसेंगे, एक बार रीमर मशीन पे कसेंगे। ये सब कंडीशन में दिक्कत नहीं होती। इसमें एक बार मास प्रोडक्शन में बहुउत्पादन में इसका इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हमारा उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है, हम अपने मित्रों की कुछ छोटी सी मदद करना चाहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में अगर कोई एरर आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों धीरे धीरे हम वीडियो को और भी अपडेट करेंगे। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है मेट्रो जॉब लेटेस्ट न्यूज़। उसमें हम आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल कराते हैं और जो भी कोई नई रिक्वायरमेंट निकलती है उसके बारे में भी हम आपको सूचित करते हैं। दोस्तों आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी सभी वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।